हेलो स्टूडेंट्स। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रॉड रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था एक रोड को हम मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से मूव करा रहे थे। आज ये जो टॉपिक है इसमें रोड को रोटेट कराया जा रहा है इस तरह से यू मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक एंड इसका फिक्स है इस तरह से यू इसको क्या कराया जाएगा, रोटेट कराया जाएगा। एक कंडक्टिंग रोड है, कंडक्टिंग रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने पर उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उस ईएमएफ की हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। क्लियर है? क्या टॉपिक का नाम है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए मेटल रॉड रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम मान लेते हैं हमारे पास में ये एक रोड है। क्लियर है? ये हमने एक रोड मान ली इस तरह से। इसकी लेंथ क्या है? कैपिटल एल है, यानी O से A की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है कैपिटल A। और इसको हम कहां मूव करा रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। यहां जो मैं बना रहा हूं ये कंप्लीट क्या बना रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको क्या करा रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी हर जगह का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है। ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम इसको क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं। मूव कराएंगे तो कैसा पाथ बनेगा? ये कैसे एरिया कवर करेगी? ये एक सर्कुलर एरिया कवर करेगी। मैंने मान लिया कि ये जो एरिया कवर करेगी वो कुछ इस तरह का एरिया होगा। इस तरह से एक कैसा एरिया कवर करके आएगी? वो सर्कुलर एरिया कवर करके आएगी इस तरह से। तो ऐसा ही एक पाथ कवर करेगी, ऐसे इस पाथ में मूव करके आएगी वो। क्लियर है? यानी ये आपके पास OA क्या है? एक कंडक्टिंग रोड है और जिसकी लेंथ है वो हम क्या मान लें? कैपिटल L मान लें। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की ये कंप्लीट क्या है? कैपिटल L है इस रोड की लेंथ। अच्छा, अब आप कहेंगे कि फर्स्टली हम लिख लेते हैं कि मान लिया कि इसको कौन से डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है। मैं इसको इधर इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए बोल रहा हूं, जैसे इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो फर्स्टली हम साथ साथ लिखते हुए चलते हैं कि टॉपिक का नाम तो है आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए मेटल रोड रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप क्या कंसीडर करें? एक मेटल रोड कंसीडर करें जिसकी लेंथ कैपिटल L है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है ना? रोटेट कराना है, मूव नहीं कराना इस तरह से, यानी इसको ऐसे ही रोटेट कराना है। सो हम ये कहें कि क्या कंसीडर करें? कंसीडर ए मेटालिक रोड, है ना? मेटालिक रोड हैविंग लेंथ क्या माने? मान रखिए ना कैपिटल L इज रोटेटिंग, है ना? एक डायरेक्शन मान लो, अभी आपने माना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद किस वेलोसिटी से? लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ली जाएगी। विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या नाम दे? ओमेगा, है ना? विद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना? एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। कहां पे? इन ए यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड
बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है बी, एज शोन इन डायग्राम। क्लियर है। अब बात ये है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब किसी भी कंडक्टिंग रोड जिसको मूव करा रही हो v वेलोसिटी से, तो उसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ क्या होता है बी एल बी, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल उसकी लेंथ और v उसकी वेलोसिटी। लेकिन यहां तो मोशन कौन सी है, एंगुलर मोशन है। आप यदि मैं आपसे पूछूं ये मार्कर इस तरह से मूव कर रहा है तो इसकी मोशन कौन सी होगी, फिर से देखिए मैंने रफली आपसे ये कहा कि ये मार्कर इस तरह से मूव कर रहा है, ये यहां पे था और ये यहां से ये यहां आ गया तो एंगुलर मोशन हुई, यहां से यानी ये यहां पहुंच गया, पहले यहां था अब यहां से यहां आ गया, तो मोशन एंगुलर है। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल 30, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका। और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल का अलग अलग होगा। यानी ये जो एलिमेंट था इसका ये यहां चल के आया है, यानी यहां से यहां आया है, आपको कहा मैंने कितना सेंटीमीटर आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका ये भी एक एलिमेंट है, यहां जो एलिमेंट था यदि मैं ये कहूं ये एलिमेंट है, आप जो देख रहे हैं ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है, ये यहां से उठ के कहा आ गया यहां आ गया, तो ये इस पाथ से आया है, ये जैसे 5 सेंटीमीटर था ये कितना है जैसे 4 सेंटीमीटर है, और यहां वाला है वो कितना आ गया जैसे 3 सेंटीमीटर आ गया 3 सेंटीमीटर, और जो सेंटर पे था वो वहीं का वहीं है। आप समझ रहे हैं, ये सेंटीमीटर में जो मोशन हो रही है हर एलिमेंट की कौन सी मोशन है, ये लीनियर मोशन है, और ये एंगल में थी ये कौन सी मोशन है एंगुलर। यदि हम इसको ये माने कि ये छोटे छोटे डीएल एलिमेंट से मिलके बना है तो हर एक डीएल एलिमेंट की मोशन कौन सी है लीनियर। भाई एंगुलर में तो एंगल होता है और लीनियर में ये डिस्टेंस होती है, ऐसे लीनियर डिस्टेंस। तो ये अच्छा आप ये देखिए जितना टाइम इसको यहां आने में लगा उतना ही टाइम इस एलिमेंट को यहां से यहां आने में लगा, और उतना ही टाइम इस एलिमेंट को यहां से यहां आने में लगा, और ये एलिमेंट सेंटर पे ही रखा हुआ है। अब मुझे ये बताएं क्या सभी की स्पीड सेम है, लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, सभी की लीनियर स्पीड सेम है क्या। आप कहेंगे लीनियर स्पीड सेम होती तो सेम टाइम में एक तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आया है और एक कम डिस्टेंस कवर की है, और एक ने और डिस्टेंस कम कवर की है, कौन से को तेज चलना पड़ा होगा, कौन से को फास्ट चलना पड़ा होगा, इसको फास्ट चलना पड़ा होगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी ज्यादा रही होगी, और इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी कम, और इसकी वेलोसिटी और कम, और इसकी वेलोसिटी और कम, और इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या रही होगी 0। तो वेलोसिटी ज्यादा किसकी होती है जो सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पे हो। इवन 11th क्लास में हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, यदि ये r है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो लीनियर वेलोसिटी होती है r इंटू ओमेगा। यानी जो ज्यादा डिस्टेंस पे है उसकी वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा, जो कम डिस्टेंस पे है यहां से उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम। तभी तो ये देखो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी टाइम में, और ये उसी टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है कम है। वेलोसिटी कम क्यों है इसकी लीनियर, क्योंकि r इसकी क्या है कम है। सो 11th क्लास में आपने स्टडी किया कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है। लीनियर वेलोसिटी ये है जो लीनियर चलाए उसको, और एंगुलर का मतलब एंगुलर मोशन कराए। तो यहाँ मोशन लीनियर भी है और एंगुलर भी है। हर एक एलिमेंट की कौन सी मोशन है यहाँ पर एंगुलर मोशन के साथ में लीनियर मोशन है। ये जो एलिमेंट है यहां से चल के यहां गया है 5 सेंटीमीटर चला है, तो कौन सी मोशन करके आया है ये लीनियर मोशन। ये एलिमेंट यहां से यहां आया उतने टाइम में 4 सेंटीमीटर चल के आया, ये भी कौन सी मोशन हुई है इसकी लीनियर मोशन। यानी एंगुलर के साथ में हर एक एलिमेंट की मोशन कौन सी मोशन हो रही है यहाँ पर है लीनियर मोशन। अब देखो तो इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेकर के, हाँ लीनियर मोशन वाला कॉन्सेप्ट ही क्यों काम में ले रहे हैं हम, लीनियर मोशन वाला हम इसलिए काम में ले रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि जब कोई भी एलिमेंट जिसकी लेंथ L है
या कोई भी रोड जिसकी लेंथ L है वो B मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है BLV, लेकिन मूव कर रही हो V वेलोसिटी से। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहां से इसके सेंटर से जाकर के कितना दूर जाकर के इसके सेंटर से L या X या L है ना, स्मॉल L लेंथ जाकर के एक एलिमेंट मानते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, ये एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ कितनी है dl है, ये एलिमेंट माना है। इसके सेंटर से कितना दूर जाकर के L दूर जाकर के जिसकी लेंथ कितनी है dl है, और कितनी दूर माना है सेंटर से L फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। आप यहां मानेंगे L की वैल्यू कम होगी, यहां मानेंगे L की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन मिनिमम L की वैल्यू एलिमेंट यहां मानते हो तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहां मानते हो तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल L। भाई मैक्सिमम आप DL एलिमेंट को यहां इस कॉर्नर पे मानोगे तो L की वैल्यू कैपिटल L हो जाएगी, और DL एलिमेंट को यहां इस कॉर्नर पे मानोगे तो इस L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी हमने इसके सेंटर से स्मॉल L डिस्टेंस पे एक DL एलिमेंट माना है, और उस एलिमेंट की मोशन कैसी होगी, लीनियर मोशन होगी। और उसका यदि पाथ देखें आप तो पाथ यही कवर करेगा इस तरह से, ये पाथ कवर करके आएगा, वो ये जो एलिमेंट है वो इस तरह का सर्कुलर पाथ कवर करके आएगा। ये यानी कौन सी मोशन साथ में करेगा, वो लीनियर मोशन भी करेगा। लीनियर मोशन क्यों करेगा, कि यहां आया यहां आया यहां आया यहां आया है ना। अब देखिए, तो अब हम इस DL एलिमेंट में इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि इस DL एलिमेंट की मोशन कैसी है, लीनियर मोशन है। हमने मान लिया किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, B में मूव कर रहा है। लेंथ कितनी है DL। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ हम कौन से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, BLV। तो यहां आप ये कहें मैग्नेटिक फील्ड तो B है ही यूनिफॉर्म, लेंथ इसकी L नहीं है, वो कितनी है DL है, और वेलोसिटी इसकी V मान लेते हैं। V की वैल्यू क्या हो जाएगी R ओमेगा। क्लियर। तो अब हम इसको इस तरह से है ना, इसको इस तरह से करते हैं कि अब हम मान लेते हैं क्या, कंसीडर, क्या कंसीडर करें, कंसीडर ए DL एलिमेंट, DL एलिमेंट है ना, कंसीडर एन ए स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, एलिमेंट ऑफ लेंथ DL at a distance of L from O। O से कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे हमने क्या कंसीडर किया है, एक DL एलिमेंट कंसीडर किया है ना। The induced EMF इन दिस या इन इट, यानी इस एलिमेंट में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, E नाम दे या DE नाम दे, वो हम मान लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट है तो DE मान लिया, इस तरह से ईएमएफ वाला है ना, इंड्यूस ईएमएफ है वो हमने मान लिया DE। अब ये ईएमएफ है वो क्या होता है BLV, तो मैग्नेटिक फील्ड तो B है, लेंथ इसकी L नहीं है बल्कि क्या है DL है, तो B इंटू DL इंटू वेलोसिटी हम मान लेते हैं इसकी क्या है V है। वेलोसिटी देखिए किस पे डिपेंड करती है, उस पाथ की रेडियस पे डिपेंड करती है ना, जिस वो कवर कर रहा है। तो L की वैल्यू क्या, रेडियस V को क्या लिख सकेंगे आप, V को लिख सकेंगे, मैंने बताया था V क्या होता है R ओमेगा, लेकिन R यहाँ कितनी है इस एलिमेंट के लिए L है, तो ये क्या हो जाएगा L ओमेगा। तो ये इंड्यूस ईएमएफ है वो आ जाएगा क्या B DL इंटू L ओमेगा। कहीं L इंटू L मल्टीप्लाई तो नहीं कर देंगे आप, ये DL एक साथ ही है ना, ये L अलग है
तो इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में दे देता हूं इस तरह से बी डी एल इंटू एल ओमेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए यहां से ये जो इंड्यूस ईएमएफ आया है ये कितनी लेंथ में आया है, इस रोड की लेंथ, इस एलिमेंट की जो लेंथ है डीएल उसमें इंड्यूस ईएमएफ आया है। अब आपको कंप्लीट ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो कंप्लीट के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ये बात क्लियर है कि इस एलिमेंट में इंड्यूस ईएमएफ आपने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आया बी डीएल एल इंटू ओमेगा। अब कंप्लीट ईएमएफ निकालने के लिए है ना, यानी द इन कंप्लीट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंप्लीट रोड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंप्लीट रोड, इन कंप्लीट रोड, कंप्लीट रोड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यदि आपने ये नोट कर लिया तो यहां से रब कर रहा हूं मैं, है ना। यहां क्या करेंगे अपन, इसको नोट करिए आप, यहां हम कंप्लीट ईएमएफ निकालेंगे क्योंकि ये ईएमएफ किस एलिमेंट में है, डीएल एलिमेंट में है, और आपको निकालना है कंप्लीट रोड में इंड्यूस ईएमएफ। कंप्लीट के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे यहां ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखिए ये वैल्यू आई है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड आप क्या करें, इंटीग्रेशन। सो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा, देखो ये तो ई बन जाएगा है ना ईएमएफ, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन बी ओमेगा एल डीएल, यानी बी और ओमेगा दोनों ही क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अच्छा इंटीग्रेशन वेरिएबल कौन है, लेंथ, और एल है क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, एल के रेस्पेक्ट में है, एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। और एल की लिमिट क्या हो सकती है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है, कैपिटल एल। तो इसको कहां से कहां के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, 0 टू कैपिटल एल के बीच में। अब यहां से आप देखेंगे ये कांस्टेंट ले लेंगे बी ओमेगा को बाहर, और ये हो जाएगा एल डी एल 0 से एल। अब देखो बी ओमेगा आपको बता रखा है मैंने, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ l की पावर n का क्या होगा, l के रेस्पेक्ट में l की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ n क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l की पावर 1+1 अपॉन 1+1, और लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल L। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्लियर है ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो ये देख लें, आप लिख लें x की पावर n dx का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये यहाँ ये जो फॉर्मूला यूज यदि नहीं पता हो तो ये लिखे, नहीं आपको पता है तो लिखने की इसको जरूरत नहीं है। l की पावर n का क्या होगा, l के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा l की पावर n+1 अपॉन l+1, ये हो जाएगा ना। और यहाँ आप देखें क्या, L n की जगह क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद में आप देखें सिंपल कैलकुलेशन करनी है और देन लिमिट पुट करनी है। फिर देखो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में b ओमेगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर भी ले सकते हैं, और ये हो जाएगा 0 से कैपिटल L। तो ये आ जाएगा b ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट L का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। क्लियर, नोट करिए इसे, यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखो ये जैसे ही हमने सोल्व किया इसको, ये वैल्यू ये 0 से क्या है, कैपिटल L है ये जो वैल्यू। अब देखो ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ
कैपिटल ई की तरह नहीं लिखता हूं, मैं नहीं स्मॉल ई लिखता है, ताकि आप कैपिटल ई को इलेक्ट्रिक फील्ड ना समझ जाएं। ये ईएमएफ के लिए है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, ये आ गया। अब यहां देखो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ, पता है ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। तो जैसे ही ओमेगा को 2 पाई एफ लिखेंगे 1/2 बी 2 पाई एफ एल स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में देखो ये बनेगा 1/2, ये तो कैंसिल हो ही गया, बी पाई एल स्क्वायर एफ। पाई एल स्क्वायर ये पूरा कंप्लीट एरिया, देखो एल इसकी लेंथ है, पाई एल स्क्वायर उस सर्किल का एरिया है जो ये कवर करके आ रही है, यानी वो एरिया है जो इसने क्या किया है कवर किया है। तो पाई एल स्क्वायर को आप क्या नाम दे सकते हैं, पाई एल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एरिया। पाई एल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए लिखा जा सकता है यहां से। तो जैसे आप पाई एल स्क्वायर को ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी ए एफ, तो इसको हम लिख सकेंगे क्या बी ए एफ, तो ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अच्छा, इस इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी हमें पता करनी हो, है ना, बात समझना कि इंड्यूस ईएमएफ हुआ है तो इस रोड में करंट भी फ्लो हो सकता है जब यदि दोनों एंड को हम क्या कर दें कनेक्ट कर दें किसी वायर से। तो उस करंट की डायरेक्शन पता करनी हो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, इस राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनवर्ड है तो इसको इनवर्ड रखिए, और थंब को कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखिए। आपने मोशन किधर दिखा रखी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इधर रखिए। और ये जो सेंट्रल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को बताएगी, यानी किधर फ्लो होगा करंट, इसमें ए से ओ की तरफ करंट फ्लो होगा। क्लियर है, यानी इसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ए से ओ की तरफ होगी। कैसे पता किया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। क्यों लेफ्ट हैंड रूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही लगाया जाता है। कैसे लगाते हैं, इस इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा जाता है, थंब को कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में रखा जाता है, और सेंट्रल फिंगर इंड्यूस्ड होने वाले करंट की डायरेक्शन को बताती है। तो यहां देखिए मोशन इधर है क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज मान रखा है, क्लॉकवाइज मानते तो इधर करते आप इसको थंब को इस डायरेक्शन में। अब आप इस थंब को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो करंट किधर होगा, देखो ये फिंगर किधर जा रही है ओ की तरफ, यानी ए से किधर फ्लो होगा ओ की तरफ। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ए से ओ की तरफ होगी। कैसे पता कर सकते हम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कर सकते हैं। अच्छा, ये नोट कर लिया तो ये बात भी लिख लीजिए कि यहां हम ये तो नोट कर ही लिया आपने कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड रूल लगा करके हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, और वो इस केस में डायरेक्शन किधर आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है, ये बनाइए, ये सभी में यूनिफॉर्म सा होना चाहिए ऐसे, है ना। ये आप देखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी फ्रॉम, इस केस में विल बी फ्रॉम कहां से कहां, ए टू ओ, यानी इस डायरेक्शन में ये ए है और ये ओ है, ए टू ओ। कैसे निकाली, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से निकाली। अब देखो आप ही कहेंगे कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। आप ये कहते हैं कि करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, बिल्कुल सही बात है। आप यूं नहीं देखते
कि ये इस पे यदि माइनस आया है ना, मैं ये कहूं इस पे प्लस आया, मैंने कहा कि करंट मैंने यू फ्लो कराया है, किधर फ्लो कराया है, ए से ओ की ओर, और साथ में मैं ये भी कह रहा हूं ये माइनस और ये प्लस है। आप ये कहेंगे सर करंट प्लस से माइनस की ओर थोड़ी फ्लो होता है? मैंने कहूंगा हाँ सही है, लेकिन मैंने यहां ये लिख रहा हूं ना, जस्ट अपोजिट लिख रहा हूं, इसको प्लस नाम दे रहा हूं, इसको माइनस, और करंट को मैं ए से ओ बोल रहा हूं। क्या गलत बात है? आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत बात है, ए से ओ कैसे होगा, क्योंकि ये तो प्लस है और ये माइनस है, करंट तो प्लस से माइनस की ओर जाता है, बिल्कुल प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, लेकिन आप इसको भूल जाएं, करंट तो जो वायर है उससे जोड़ेंगे तो प्लस से माइनस की ओर कब आएगा, जब यहां ये किसको खींचेगा, ये प्लस है, ये किसको खींचेगा, माइनस को खींचेगा, ये प्लस है ये माइनस को खींचेगा, तो माइनस इस तरह से यूं आएंगे, यहां पे कौन आ रहे हैं माइनस, और यहां पे कौन जाएंगे एक तरह से प्लस, तो करंट की जो डायरेक्शन है यहां पे आए माइनस और यहां पे कौन आए प्लस, तो करंट की डायरेक्शन तो किधर होगी, प्लस से माइनस की ओर। आप इसको भूल जाएं, ये क्या था प्लस और ये माइनस, प्लस किसको खींचता है, माइनस को, तो यहां से माइनस उठ करके कहां आएंगे, यहां पे आएंगे, कौन आएंगे, यहाँ पे माइनस आएंगे, और यहाँ पे कौन आएंगे, प्लस आएंगे, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से माइनस की ओर। यही तो हुआ। आप कह रहे हो, मैंने ये बताया, यहाँ पे ये कह रहा हूं कि O है उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और B पे इस पे A पे कैसा आएगा, नेगेटिव, ये कहा मैंने। O पे कैसा बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज है ना, O पर मैं बता रहा हूं कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और B पर कैसा बता रहा हूं, नेगेटिव चार्ज। तो मैं क्या बता रहा हूं इसमें, क्यों, क्या ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे सर आपने फिर ये बताया करंट A से O की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर कैसे होगा, माइनस से प्लस की ओर नहीं होता, लेकिन ये माइनस प्लस डिसाइड नहीं करेगा। ये देखो, ये तो आपने कहा प्लस है, ठीक है, और ये क्या है, माइनस है, लेकिन जैसे इसको वायर से जोड़ोगे तो वायर से जोड़ने पर यहां मुझे ये बताओ, इस प्लस के पास कौन आते हैं, अट्रैक्ट होके माइनस, यानी इस सिरे पे तो क्या आना है, माइनस, और इस सिरे पे कौन आना है, प्लस, तो अंदर करंट की डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी यूं ही होगी, यानी ए से ओ की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी सीधे ही हम लिख लेते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी, डायरेक्शन ऑफ करंट तो लिख लिया ए टू बी, डायरेक्शन के बाद में चार्जेस लिखना है, चार्जेस ए पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन, ये सीधा लिखने की जरूरत ही नहीं, ए पर कैसा होगा, नेगेटिव, और ओ पर कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी जो सरकमफेरेंस वाला है इस पे तो नेगेटिव होगा और सेंटर वाले पे कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये तो नोट करिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी फ्रॉम ए टू बी, और ये कैसे निकाली है, फ्लेमिंग रूल्स, नोट कर लिया। तो अब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मेटालिक रोड, है ना, मेटालिक रोड की जगह पे क्या आएगा, मेटालिक डिस्क में, मेटालिक डिस्क, डिस्क की शेप कैसी होती है, सर्कुलर, हमारे पास एक मेटालिक डिस्क होगी और उसमें किसकी बात करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ की, और उसको क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे, क्लियर है। उसी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी सारा का सारा काम वही है, बस यहाँ पे क्या होगी, रोड की जगह अपने पास में क्या होगी, मेटालिक डिस्क, ये मेटल की नहीं है, मान लो मेटल की है तो इसको क्या बोलेंगे, मेटालिक डिस्क बोलेंगे। इस तरह से इसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या कराना, आपको रोटेट कराना, इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको क्या कराएंगे, आप रोटेट कराएंगे, क्लियर है। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, तो टॉपिक का नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए मेटालिक रोड, की जगह पे क्या करेंगे, मेटालिक डिस्क, है ना, मेटालिक रोड की जगह पे करेंगे आप मेटालिक डिस्क, है ना, मेटालिक रोड की जगह पे आपको क्या करना है, मेटालिक डिस्क। अब देखो, हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक मेटालिक डिस्क है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है,
और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, ये जो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं मान लेता हूं क्या है, B है। ये इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। किस वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम इसको क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, है ना। उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया मैंने। क्लियर। इसकी ये जो रेडियस में जो बता रहा हूं, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल R है। तो हम बात करेंगे कि इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये क्या है आपके पास में, ये इसको हम डार्क करके बना देते हैं इस तरह से, यानी ये जो है वो क्या है, एक सर्कल नहीं है बल्कि सर्कुलर मेटालिक डिस्क है, और डिस्क के लिए लिखने की जरूरत है ही नहीं कि यानी ये इस तरह से क्या है, हमारे पास में एक मेटालिक डिस्क है। ये है मेटालिक डिस्क जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है कैपिटल R है, और उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जा रहा है। तो यहां मैं ये इसकी रेडियस दिखा देता हूं, यहां पे रेडियस R है ना, ये रेडियस कितनी है इसकी, R है, रेडियस R ये। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, बी मैग्नेटिक फील्ड में इसको क्या करा रहे हैं आप, मूव करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके बारे में, कंसिडर ए मेटालिक डिस्क, और डिस्क की शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है ना, डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R is moving, not moving, it's rotating in a, rotating with angular velocity omega, angular velocity omega in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field B as shown, है ना। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब आप ये देखिए, ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, ये कट करेगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगी तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। यानी फैराडे के फर्स्ट लॉ में मैंने और करके आपसे नोट करवाया था, यदि कोई भी कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। बात क्लियर थी। क्या कहा था कि कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये डिस्क क्या है, कंडक्टर है, किसको कट कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू द एरिया, सरफेस एरिया, उसको क्या कहते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा तो इसमें ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या होगा, बी ए कॉस थीटा जो भी है। लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है, यूं वाला है, और इसका एरिया भी कितना है, यूं है। पर एरिया किधर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो दोनों के बीच एंगल जीरो होने के कारण cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, B इंटू ए होगा। क्लियर है, B मैग्नेटिक फील्ड है और A इसका क्या है, एरिया। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। खैर ये बात आ गई। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कितना होता है, E इज इक्वल्स टू
उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, वो कितना होता है d∅/dt, और वैसे माइनस बताया था, इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बात क्लियर है आपको? अब देखो यहाँ पे हम ईएमएफ को लिख सकते हैं d/dt ऑफ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा B इंटू ए, तो B इंटू ए। अब देखिए B कांस्टेंट है, को बाहर लिया जा सकता है dA/dt। ये बात क्लियर हुई या नहीं? मैंने ये लिखा है B इंटू dA/dt। इसको अच्छे से समझना है कि dA/dt का मतलब क्या हुआ। dA/dt को समझने के लिए मैंने आपको ये बताया, ये मेटालिक डिस्क है, इसका dA एरिया है। dA वो एरिया है जो इसने कितने टाइम में कवर किया है आगे, dt टाइम में, यानी dt टाइम में इसने एरिया कितना कवर किया है, dA। मैंने ये कहा आपसे रफली यदि बात करूं कि dt टाइम में एरिया कवर किया इसने dA, तो 1 सेकंड में कितना एरिया कवर करेगी dA/dt। तो dA/dt क्या है, 1 सेकंड में कवर होने वाला एरिया। फिर से देखिए, मैंने कहा dt टाइम में एरिया कितना कवर किया, dA, तो 1 सेकंड में कितना एरिया कवर करेगी dA/dt। तो dA/dt का मीनिंग क्या हुआ, एरिया कवर्ड इन 1 सेकंड। सो इसको हम कह सकते हैं B इंटू, और dA/dt को बोल दें एरिया कवर्ड इन 1 सेकंड, यानी dA/dt क्या है, एरिया कवर्ड इन 1 सेकंड। ये क्या लिखा गया है, एरिया कवर्ड इन 1 सेकंड। अब बात आती है कि एरिया कवर्ड इन 1 सेकंड कितना होगा। मान लो 1 सेकंड में ये 1 साइकिल पूरा कर लेती है, तो एरिया कवर कितना हो गया, इसके एरिया के बराबर। 2 साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो एरिया कितना कवर कर लिया इसने, 1 साइकिल में A, दूसरे साइकिल में 2A, तीसरे साइकिल में 3A, क्योंकि 1 साइकिल में A एरिया निकल रहा है। 1 सेकंड में यदि इसने A एरिया 1 चक्कर पूरा किया, 1 साइकिल पूरा किया, मैंने कहा 1 सेकंड में यदि इसने 1 साइकिल पूरा किया है तो कितना एरिया कवर हो गया, A जहां पे इसका कंप्लीट एरिया है। 1 सेकंड में यदि 2 चक्कर पूरे किए तो कितना एरिया कवर कर लिया, 2A। 1 सेकंड में यदि F चक्कर पूरे किए तो एरिया कितना हो गया, FA। तो 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ साइकिल को हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, तो 1 सेकंड में कितने साइकिल पूरे करती है वो अपनी फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो फिर से देखिए, मैंने ये कहा 1 सेकंड में यदि 1 साइकिल पूरा करती है तो इसने एक एरिया A कवर कर लिया। A जहां पर इसका एरिया है, ये A निकल गया, A एरिया एक बार घूम के आ गया, यानी A एरिया कवर कर लिया। 1 सेकंड में यदि 2 चक्कर पूरे करती तो एरिया कितना कवर होता, 2A। लेकिन 1 सेकंड में यदि F साइकिल कंप्लीट करती है तो एरिया कितना कवर होता है, FA। और रियल में 1 सेकंड में जो चक्कर पूरे करती है, साइकिल पूरे करती है, उसको क्या बोला जाता है, F ही बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी ही बोली जाती है। तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, यानी dA/dt को हम क्या कह सकते हैं, F इंटू A। F जहां पे उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। सो हम ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, B इंटू F। ये देखो 1 सेकंड में जो एरिया कवर होगा वो क्या होगा, F इंटू A। तो F इंटू A, ये क्लियर हो गया। BAF वो ही आ गया, BAF, या आप कहें 1 सेकंड में A एरिया तो F है ना, तो ये आ गया BAF। अब बात आती है, वही ऐसा ही कुछ वहां आया था, यही एनालिसिस वहां था। इसको हम और सिंपलीफाई करना चाहें तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, देखो πr² और ये है F ध्यान रखें जहां उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? अब देखो इसको आप 2πf बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें पता है 2πf क्या होता है, ओमेगा। तो इसको हम 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड।
2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद में देखो ये 2 पाई और f ये क्या बन गया, ये तो r है ना। ये जो 2 पाई f बना है ये किसकी वैल्यू बन गई, ओमेगा की। ये जो वैल्यू है ये तो r है, 2 पाई f क्या होता है, ओमेगा। तो ये साइड वाला लिख लिया, तो यही लिख देता हूं मैं। ये जो वैल्यू है ये किसकी होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है। तो ओमेगा को इसको आप लिख सकेंगे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, 1/2 बी, और इसको जो मैंने मार्क कर रखा है इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ओमेगा जहां पे इसकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, और आर इसकी रेडियस है। तो इंड्यूस ईएमएफ, अच्छा इंड्यूस ईएमएफ जिस तरह से इस रोड में हो रहा था उसी तरह से इसकी पोलरिटी हम बता सकते हैं। इस यदि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाला और ये यू रिवॉल्व कर रही है, तो ये साइड क्या होगी, माइनस होगी, और ये साइड क्या होगी, प्लस होगी। यानी सेंटर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ठीक इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। सो नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी भी कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, और जरूरी नहीं रेक्टेंगुलर कॉइल हो, किसी भी शेप की कॉइल हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, लेकिन अपने को रेक्टेंगुलर के लिए बेसिक प्रिंसिपल वही उसके लिए होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ इन ए रेक्टेंगुलर, आपका इंड्यूस ईएमएफ इन ए रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप भी कह सकते हैं, लूप रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्लास में आपने एक बात सीखी थी, उस कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल थी, उसी को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट नहीं करवा रहे थे, वहां करवा रहे थे आप ऐसे मूव, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप को आप क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे, और उसमें देखेंगे कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। कैसे, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। रेक्टेंगुलर कॉइल की यदि बात करें, ये इस तरह की जो कॉइल है इसको हम रेक्टेंगुलर लूप बोल सकते हैं। वायर्स हैं, एक है ये इस तरह से, और इसका एरिया फिलहाल ऐसे ही है। आप बात को समझना, यदि मैंने ये कहा यहां पे एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं आप, मैग्नेट रख के भी बना सकते हैं। 2 परमानेंट मैग्नेट ले लें, एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बन गया ऐसे। अब आपने ये कहा ये कॉइल ऐसे रख दी यूं, और ये रख दी, इसका एरिया किधर है, आपकी तरफ है इस तरह से। तो इससे निकल, एरिया यूं है और मैग्नेटिक फील्ड यूं है, दोनों के बीच एंगल कितना है, फिलहाल 90 है। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू 90, यानी इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। और जैसे ही आपने इसको रोटेट कराया एंगल बदल गया, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। जैसे ऐसे किया तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, सारी लाइनें इससे निकलेंगी। फिर ऐसे किया, निकलने वाला फ्लक्स फिर से 0 हो गया। फिर ऐसे किया, इस तरह से रोटेट कराएंगे बार बार, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो फ्लक्स चेंज होने से फैराडे के अकॉर्डिंग इसमें क्या इंड्यूस हो जाना चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाना चाहिए।
और बेसिक देखें हम, जनरेटर का कॉन्सेप्ट भी यही है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनका कॉन्सेप्ट भी यही है। क्या किया जाता है, यदि किसी भी लूप को, किसी भी रेक्टेंगुलर लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, तो इस लूप से सारा का सारा फ्लक्स निकलेगा। जैसे ये यूं होगी, निकलने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरिया इधर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच एंगल 90 हो गया और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहां देखें इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है और एरिया यूं है, एंगल 90 है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स जीरो हो गया। इस केस में एरिया यूं हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है, तो एंगल जीरो हुआ, तो cos जीरो की वैल्यू 1 और इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो गया, BA। फिर ऐसे, यानी यूं रोटेट कराने के कारण इस कॉइल को यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होगा। और चेंज होगा तो फैराडे के लॉ में ये बोला गया है, जब किसी भी कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। हम एक रेक्टेंगुलर लूप मानते हैं, उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे, मूव नहीं कराना, इसको रोटेट कराना है इस एक्सिस के अबाउट। मूव कराना ऐसे ये होता है, ये मूव कराना होता है और ये इस तरह से रोटेट कराएंगे, इस तरह से रोटेट कराना है, यानी लीनियर वेलोसिटी v से नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको आपको क्या कराना है, रोटेट कराना है। और रोटेट कराएंगे तो इसमें इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। पहले तो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए या तो लाइंस काम में ले सकते हैं इस तरह से, या ऐसे, नहीं तो हम एक मैग्नेट ली और एक मैग्नेट का इधर नॉर्थ प्लेस कर दिया, है ना, इधर साउथ होगा, हमें साउथ से मतलब नहीं, और दूसरी मैग्नेट ली यहाँ पे, उस मैग्नेट का इधर हमने क्या प्लेस कर दिया, साउथ प्लेस कर दिया, इधर कहीं नॉर्थ होगा। अब देखो इसके बीच में क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, और किधर बना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बीच बीच में बना के दिखा रहा हूं, ये आपके पास में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखना है इस तरह से, और रखना नहीं, इसको रोटेट कराते हुए दिखाना है, यानी किसी टाइम ऐसे है। इसका जो प्रोजेक्शन बनाएंगे आप, है तो ये रेक्टेंगुलर, लेकिन ऐसे किसी टाइम ऐसे है ये मान लो, तो इसको कैसे दिखाएंगे, रेक्टेंगुलर नजर नहीं आएगी। ऐसे यूं रखी हुई हो तो आपको रेक्टेंगुलर ही नजर आएगी, लेकिन ऐसे यूं बनाएंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कुछ किस तरह का बनेगा, इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा उसको मैं बता देता हूं इस तरह से। ये वो रेक्टेंगुलर लूप है, ये है ना, ये इसका कनेक्शन बनाने के लिए जो भी होंगे, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, है ना, और ये रोटेट कराएंगे, ये इसके एक्सेस है, इसके अबाउट हम रोटेट कराएंगे इसको, ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, किस वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से। नाम दे देते हैं इसको हम, क्या, इसको नाम दे देते हैं ABCD, है ना, इसका नाम दे दीजिए ABCD, और ये कनेक्शन बनाने के लिए ये है ना, अब देखो इसको रोटेट करा रहे हैं किस वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से, तो ये आप लिख लें साथ साथ, है ये, क्योंकि आगे जनरेटर पढ़ाऊंगा, CBSE में जनरेटर है, AC जनरेटर RBSE में नहीं है, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है ना, इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। अच्छा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड तो यूं है ना, और इसका जो एरिया है वो किसी टाइम यूं है, ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर है? हाँ, ये थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे फिलहाल ऐसे ही यदि रखी होती तो थीटा की वैल्यू क्या होती, 90, अब थीटा की वैल्यू 0, अब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बिटवीन होगी।
हाँ ऐसे चेंज होती जाएगी इसके रोटेशन के साथ में। तो अब हम यहां नोट करेंगे फर्स्टली क्या, कंसिडर ए रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप है ना, क्या माने इसकी जो एरिया, हैविंग एरिया, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मान लें क्या, कैपिटल एन, जरूरी थोड़ी नंबर ऑफ टर्न्स वन ही हो, कई वायर हो सकते हैं इस तरह से, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एन, नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लें, ये इस तरह से कितने टर्न है, एन है ना, एज एरिया, एरिया क्या मान लें, कैपिटल ए, इज मूव कर रही हो, रोटेट, इज रोटेटिंग, इज रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड विद कौन सी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या नाम दे रखा हमने, ओमेगा, एच सोन है ना। अब देखो यदि ये रोटेट करेगी तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा ना, द फ्लक्स लिंक थ्रू विल बी चेंज। तो आप आगे, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल, rotation of the coil or loop, the magnetic flux, magnetic flux passed through it, passed through it changes, इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, फैराडे ने कहा था, सो due to change in magnetic flux passed through it, passed through it, an EMF is induced in it, induced in it। ये क्यों हो गया इंड्यूस्ड, क्योंकि ये फैराडे लॉ है, क्यों हुआ, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये काम क्यों हो रहा है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ यही बताया था, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। सो ये आप नोट करिए पहले, है ना, ये इसको नोट करिए। अब देखो, अब हम इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, है ना, इसको नोट करने के बाद में हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की। मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या करें, आप फर्स्टली इससे निकलने वाले फ्लक्स की बात करें, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, बी ए कोस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं है, लगातार चेंज हो रही है, यानी थीटा किसका फंक्शन है, टाइम का, टाइम के अकॉर्डिंग लगातार चेंज हो रही है, कभी 0, कभी 90, कभी 180। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल लिख सकते हैं आप क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स passing through the coil, passing through coil, coil से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, थीटा को हम 0 नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि लगातार टाइम के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट आपको एक बात बताई गई थी और 11th क्लास में भी, कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये जानते हैं। तो यहां से थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी बी ए कॉस ओमेगा टी, तो ये जो वैल्यू है वो होगी बी ए कॉस ओमेगा टी, इससे निकलने वाला फ्लक्स। बट फ्रॉम फैराडेज लॉ, है ना, फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो क्या कहता है, इंड्यूस ईएमएफ है ना, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इंड्यूस ईएमएफ है वो होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई, जैसे फाई की वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ, फाई की जगह सब्स्टिट्यूट करिए। अच्छा ये तो क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज, चलो आगे फ्लक्स में चेंज कर देंगे, n है तो n टाइम्स हो जाएगा है ना, क्योंकि अभी आपने ये माना है कि नंबर ऑफ टर्न्स 1 के साथ में ही कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, फाई की वैल्यू क्या है बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि n टर्न्स आपने इंक्लूड नहीं किए, या तो यहाँ इंक्लूड कर सकते थे, एक टर्न से निकलने वाला फ्लक्स इतना है तो n टर्न से n से मल्टीप्लाई, यहाँ अभी तक हम 1 टर्न की बात कर रहे हैं तो लास्ट में n से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक टर्न से इंड्यूस ईएमएफ इतना है तो n टर्न से इंड्यूस ईएमएफ कितना टाइम हो जाएगा, n टाइम हो जाएगा। तो ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए B इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों ही क्या है कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लीजिए, B इंटू ए और d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, ये नोट करिए यहां तक, फिर आगे हम मैथमेटिकली सोल्व करते हैं इसको। माइनस ये है माइनस बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, ओमेगा है कांस्टेंट। अब देखो आपको यदि मैं बात बताऊं, यदि 11th क्लास में आपको ये बताया गया था d बाई डी एक्स, रेड पेन से लिख देता हूं जो पीछे की बात है जो आपको पता हो, जो यहां काम आ रही है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, जबकि a कांस्टेंट हो है ना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, ए जहां कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था a इंटू कोस ए एक्स, और यहाँ कोस होता था तो उसका क्या होता था माइनस होता था, माइनस साइन ए एक्स इंटू ए ये होता था, यानी यहां क्या आता था माइनस ए साइन ए एक्स। तो इसका करेंगे कोस ओमेगा टी का, तो इसका माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये आपने पढ़ा था कौन सी क्लास में, लास्ट क्लास में है ना। अब देखो यहां हम ये काम में लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में EMF इज इक्वल्स टू माइनस बी ए, और इसका देखो ओमेगा ए की जगह ओमेगा है यहाँ और एक्स की जगह टी है, तो जैसे ही यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा क्या माइनस का ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि नंबर ऑफ टर्न्स कितने माने आपने n, if number of turns in loop is capital N, then यानी नंबर ऑफ टर्न्स आपने कितने मान रखे हैं कैपिटल N मान रखे हैं, तब इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा N बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्लियर है। मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है तो ये वैल्यू मैक्सिमम ईएमएफ होगा, इसको हम नाम दे देते हैं ईएम है ना, मैक्सिमम ईएमएफ या ए नॉट भी नाम दे देते हैं मैक्सिमम ईएमएफ। तो ये जो वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट है, इसको हम बोल देते हैं क्या एन बी ए ओमेगा, इसको मैक्सिमम ईएमएफ नाम दे देते हैं, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ। और कॉइल का रेजिस्टेंस कितना हो, आर हो, कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो, आर हो, तब करंट क्या होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो यहां हम कहें इफ द, आप साथ साथ नोट भी करिए यहां तक, तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल is R, then
करंट हम लिख सकते हैं, करंट क्या होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो यहां मैं लिख रहा हूं करंट जो है वो क्या आ जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट हमें निकालना हो तो, है ना, करंट भी निकाल सकते हैं यहां से, ये तो ईएमएफ था, करंट निकालना होता तो क्या करते, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो ये आ जाएगा आपके पास में करंट, देन करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय क्या, रेजिस्टेंस, है ना। और ईएमएफ की वैल्यू क्या है आपके पास, NBA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब इसको आप मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं, यहां जो वैल्यू होगी वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको इक्वेशन नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए और करंट वाली को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। देखो ये जो वैल्यू है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस वैल्यू को हम नाम दे देते हैं I नॉट, है ना, और ये वैल्यू होगी NBA ओमेगा अपॉन R। तो ये करंट की इक्वेशन आ जाएगी I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, सेकंड। सो यहां से देखिए आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है उसको बोला जाता है AC EMF, अल्टरनेटिंग करंट EMF की इक्वेशन, AC वोल्टेज, और जो सेकंड इक्वेशन है वो AC करंट है। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन इज AC EMF एंड इक्वेशन सेकंड इज AC करंट। अच्छा, एंड दिस इज आल्सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द AC जनरेटर। AC जनरेटर का भी बेसिक प्रिंसिपल यही है, AC ऐसे ही प्रोड्यूस की जाती है क्या, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को आप रोटेट कराओगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, EMF और करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो AC जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल भी यही है, समझ गए होंगे आप AC जनरेटर का। अब इसमें देखें यदि इस तरह का हम कॉपर का वायर ले लें और उसमें LED लगा दें और एक दो मैग्नेट लेके इस तरह से रोटेट कराएं तो LED बार बार क्या होगी, ग्लो होगी। क्यों ग्लो होगी, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। एक LED लगा देते हैं आप इसमें, एक कॉपर को वायर लेकर उसको रोटेट कराएं मैग्नेटिक फील्ड में तो LED क्या होगा, ग्लो होगा, क्योंकि इसमें क्या करना प्रोड्यूस हो रहा है, EMF प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको हम एक ग्राफ के तरीके से देख लेते हैं, इक्वेशन 1 को या 2 को, किसी भी एक को, दोनों ही सिमिलर है। देखो ग्राफ के तरीके में जानने के लिए मैं इस तरह से बताऊं कि इस इक्वेशन को ग्राफिकल वे में किस तरह से, ये वैसे साइनोसॉइडल वेव है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि रफली, हमें तो वैसे सीधी बनानी है, मैं रफली समझा रहा हूं आपको, ये लिखना नहीं आपको, कि E की वैल्यू क्या थी, E नॉट साइन ओमेगा टी, और E नॉट साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी। और जैसे जैसे आप T की वैल्यू अलग अलग रखेंगे, यानी 0 टाइम पर, फिर टाइम क्या लें आप T/4 पर, फिर T/2 पर, फिर 3T/4 पर, फिर T पर, ऐसे। तो जैसे ही T/4 लेंगे ये वाली वैल्यू क्या रहे, देखो T की वैल्यू 0 लेंगे तो साइन ये पूरा ही 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0। T/4 लेंगे तो ये साइन π/2 जिसकी वैल्यू 90 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 क्या होगा, ये वाला ही होगा, इस तरह से। और फिर क्या लेंगे आप, T/2 लेंगे यहां, तो T/2 लेते ही T/2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये देखो T/2 रखेंगे यहाँ T की जगह पे, तो 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, ये इस तरह से आएगा 0। फिर 3T/4 लेंगे तो 270 होगी, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है -1 और माइनस, और T लेंगे तो 2 पाई जिसकी वैल्यू 0।
यानी इस तरह की वेव, जो वेव मोशन में 11th क्लास में आपको बताई थी, इस तरह की वेव मिलेगी, जिसकी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम ईएमएफ है, ये कितना आएगा, ये वाला आएगा, जिसकी वैल्यू आपको लिखा चुका एन बी ओमेगा, और ये उतना ही किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यहां पर किसकी वैल्यू है, ओमेगा टी की। तो ये ग्राफ भी बना लीजिए। एंगल के देखें तो एंगल 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है ना, इस तरह से यहाँ 2 पाई है, इस तरह से। तो ये इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। किसका ग्राफ है, ये एसी का ग्राफ है। एसी साइनोसॉइडली वेरी करती है, यानी इसकी डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती रहती है, चेंज। थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव में, उतने ही टाइम के लिए नेगेटिव में, फिर से क्या जाएगी, पॉजिटिव में। तो ये एसी वोल्टेज है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, ये, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, एन बी ए ओमेगा। तो ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू जहां न्यूमेरिकल में हम चाहिए तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हो, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, एरिया दे रखा हो, या सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ से निकाल लेंगे। ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यही जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है। क्लियर, नो डाउट।